गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मन क्लास में स्वागत है। और मैं आपका एडुटेरिया जो कि अभी बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सेट 1 का रिवीजन करवाने वाला हूं। आपका पहला क्वेश्चन है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम में। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में है। ये जो मेकांग डेल्टा है, ये आपका तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेकांग नदी। ठीक है, उसी के अवसाद से ये मेकांग डेल्टा बनता है। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? तो अचानक गिरावट को तूफानी मौसम जो होता है वो दर्शाता है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है बैरोमीटर काम आता है वायुदाब मापी को मापने में, मतलब कि मौसमी घटनाओं को कौन मापता है? तो आपका बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक है? तो देखिए, हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या है? तो आपका ये चार का चारों ऑप्शन हो जाएगा। बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, ये भी एक घटक था। सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी था। रासायनिक उर्वरक, और फोर्थ नंबर साख भंडारण विपणन और वितरण। इसका चारों आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका हरित क्रांति का जनक जो था एम.एस. स्वामीनाथन था। कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो चार का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना है? तो 77,482 किलोमीटर क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश के बाद कौन होगा? तो मध्य प्रदेश के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद कावेरी। कावेरी का लंबाई है 800। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में है, दिफू दर्रा मिजोरम में नहीं है। तो इसका आंसर दिफू दर्रा, यानी कि सी हो जाएगा। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसका ऊंचाई कितना है? तो 4590 है। ये जो है भारत, चीन और म्यांमार का सीमा के पास स्थित है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। दिफू दर्रा कहाँ है? तो दिफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका लंबाई 4590 मीटर है। ये जो है भारत, चीन और म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो सुरती जो है ये गाय की नस्ल नहीं है। बाकी जितनी है, मालवी है, बाचोर है, कांकरेज है, ये सारा का सारा गाय का नस्ल है। और ये जो सुरती है, सुरती किसका नस्ल है? तो सुरती भैंस का नस्ल है। इसके अलावा मुर्रा है, जफराबादी है, नागपुरी है, ये सब किसका नस्ल है? तो भैंस का नस्ल है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, कामेक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेक जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश में कामेक जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये कहाँ है? तो कामेक जिले में है, और कामेक नदी पर है, जो कि लगभग 600 मेगावाट ये जल विद्युत उत्पादन करता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो एक्चुअली सबसे पहले तो किया गया था कलकत्ता में, मगर वो जो था वो सफल नहीं रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि बम्बई हो जाएगा। भारत में जो है पहला आधुनिक वस्त्र मिल 1818 में कहाँ किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर, जो कि कलकत्ता में है, वहाँ स्थापित किया गया था। वो क्या नहीं हुआ था? वो सफल नहीं हुआ था। उसके बाद जो था ये मुंबई में मुंबई स्पिनिंग के नाम से स्थापित किया गया था, जिसका स्थापना KGN डावर के द्वारा किया गया था। इसका मतलब 1854 में स्थापना किया गया था, मगर 1856 से इसमें उत्पादन का शुरुआत हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला प्रतिशत का बात हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश।
मगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। यहाँ प्रतिशत के अनुसार पूछ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, ये इराक में बहती है। ये हवा कहाँ बहती है? तो इराक में। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है सही सुमेलित है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1, 2, 3 सही है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन के सत्रावसाना भी कर सकता है, मगर राष्ट्रपति सदन को स्थगित नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सदन को क्या नहीं कर सकता है? स्थगित नहीं कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है सदन को स्थगित कर सकता है। इसीलिए इसका जो है 1, 2, 3 आंसर सही है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका सी नंबर सही हो जाएगा इसका। अब हम लोग 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 दिन तक माह तक रोक सकता है। अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद धन विधेयक को कितना दिन तक के लिए रोक सकता है? तो 14 दिन तक के लिए रोक सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार ये राज्यपाल को नहीं दिया गया है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल नियुक्ति करने का अधिकार है। ठीक है, इसका अधिकार केवल किसको होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में वर्णित है। और अनुच्छेद 39 ग जो है वो ये कहता है कि स्त्री और पुरुष को काम करने के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। तो 17 का हो जाएगा आंसर इनमें से सभी है। क्या है? टोटल है। मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। ये तीनों है। ठीक है, और जबकि आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना आपका ये अमेरिका का संसद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। तो राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार जो होता है वो होता है क्या? तो आंसर डी इसका हो जाएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, तो ये सही है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, तो ये भी सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत की हुई, तो ये गलत है। डी नंबर गलत हो जाएगा। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत नहीं हुआ था। ये जो था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत
पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान में संशोधन हेतु कितने प्रणालियों को अपनाया गया है? तो 3 प्रणालियों को अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम, तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा वी गिरी, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होता है, बस इसका मतलब अवकाश का आयु जो होता है वो 65 वर्ष होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका आयु 65 वर्ष से कम होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम करते रहना चाहिए, उसके साथ साथ उसको 10 साल तक किसी कोर्ट का वकील होना चाहिए। निम्नलिखित में विटामिन है, तो आपका यहाँ जो है कैरोटीन जो है विटामिन नहीं है, कैरोटीन क्या है? तो प्रोटीन है। उसके राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन क्या है? ये विटामिन है, इसको B2 कहा जाता है। उसके बाद इंसुलिन जो है ये हार्मोन है। उसके बाद एंड्रेलिन जो है ये भी क्या है? हार्मोन है। तो इसमें आपका विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि दूध में आयरन और विटामिन सी की मात्रा नहीं पाया जाता है, इसलिए दूध को क्या नहीं माना जाता है? संतुलित आहार नहीं माना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आयरन और विटामिन सी, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? यकृत द्वारा संश्लेषित किया जाता है तो विटामिन के का किया जाता है, विटामिन के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का बनने में भी मदद करता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप का नियमन करने में। ये जो होता है स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। मूत्र का असमान घटक है, तो मूत्र का असमान घटक जो है ये एल्ब्यूमिन है, क्योंकि ये मूत्र में नहीं पाया जाता है। यूरिया पाया जाता है, यानी कि मूत्र का जो घटक होता है वो जल होता है 95%, 2% लवण होता है और 2.6% यूरिया होता है। तो 27 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो रुधिर धमनी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो नियंत्रित तो होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशयों को ग्रेफियन पुटिका से निकलती है। यह स्टेरॉयड मादा हार्मोन है। इसका स्रवण किससे होता है बताइए? पीयूष ग्रंथि से होता है। 31 नंबर में है आपका, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा नामक पौधा होता है, उसी के बीज से जेट्रोफा जैव ईंधन प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर आपका है, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? तो गेहूं का धब्बा रोग जो होता है स्टिलैगोट्रिटिसी के कारण होता है, ठीक है ना। स्टिलैगोट्रिटिसी क्या है? एक पादप रोगाणु है जो गेहूं के धब्बे के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है हम लोग का, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो गुरुत्वीय और नाभिकीय बल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय और नाभिकीय बल जो होता है ये दो आधारभूत बल होता है जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है,
इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो देखिए, एक परमाणु वाली गैस जो होती है वो सारा का सारा आपका उत्कृष्ट गैस होता है। उत्कृष्ट गैस का मतलब अच्छा होता है। जैसे कि आपका नियॉन जो है ये एक परमाणु वाला गैस है, ठीक है ना। कौन सा है आपका नियॉन जो है एक परमाणु वाला गैस है, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस है। उसके साथ साथ जिसमें द्वि परमाणु होता है वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 35 नंबर है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। किस में होती है? तो OF2 में। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैडमियम जो है वो क्या नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करता है, ठीक है। इसका आंसर कैडमियम हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ जितना भी क्षारीय धातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। पायस एक कोलाइड होता है जो कि द्रव में द्रव होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव, जैसे दूध हो जाता है। तो आपका ये 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके साथ साथ ये जो होता है वायुयान में प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज़ के ईंधन में प्रयोग में लाया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 39 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक होता है जलायोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना, ठीक है। 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जलायोजन द्वारा अनहाइड्रेट जो बनता है इसी कारण क्या होता है, जिप्सन बनता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, पृथ्वी जो है ये ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। आवर्धक लेंस क्या है? तो देखिए, आवर्धक लेंस क्या होता है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। 42 का आंसर हो जाएगा डी। उसके साथ साथ उत्तल अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। क्या होता है? उत्तल और अभिसारी लेंस जो होता है वो आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। अब ये जो होता है क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो होता है आपका, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो इसका हो जाएगा, क्वार्ट्ज जो होता है कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है, ठीक है ना। क्वार्ट्ज जो होता है एक रूपांतरित चट्टान होता है जो कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका देखिए, बॉल पेन जो सबसे पहले हम लोग कॉपी पे जो किसी चीज़ से लिखते हैं तो वो जो हम लोग लिखते हैं तो वो होता है घर्षण बल, ठीक है ना। और बॉल पेन जो काम करता है वो गुरुत्वीय बल के कारण काम करता है। उसके बाद है त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो त्वरित जो उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत विसर्जन के कारण, ठीक है, जो हम लोग के मकानों को क्या करता है, बचाता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, LASER लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस, जिसका आविष्कार किया था TH मेमेन ने। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी धातु के प्रतिरोध घट जाता है। ए नंबर सही आंसर है। यानी कि धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, जबकि धातुओं का घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। 48 नंबर है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर में किया गया है? तो 3 स्तर में किया गया है।
जिसका पहला स्तर है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक और तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति। 49 नंबर होगा, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप में व्यापक मुद्रा को कहा जाता है? M3 को जो कहा जाता है वो आपका व्यापक मुद्रा कहा जाता है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना था। और स्पीड पोस्ट का लेखक जो था वो था शोभा डे।